आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। लेह में इंटरनेट सेवा बंद। ओडिशा में बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया। संजय राउत का बयान, केंद्र से मांगी मदद, कहा पीएम केयर फंड से मुआवजा दे महाराष्ट्र सरकार। बरेली हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी। अमेरिकी टैरिफ से लेकर जीएसटी तक अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। इधर ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़े शहबाज शरीफ, उधर ख्वाजा आसिफ चीन को बता रहे हैं सबसे खास दोस्त। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख के लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सोनम को कुछ ही घंटों के भीतर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा करना ही एकमात्र समाधान है, चाहे वो राज्य को लेकर हो, चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हो। गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ने किए थे, सबके संज्ञान में है। उन वादों को चाहे वो राज्य को लेके हों, चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हों, वो दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। आपसे मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है। 2 साल से ज्यादा से आप मणिपुर जल रहा है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरब में है, अब पश्चिम में आग लगा दी लद्दाख में। क्या है लद्दाख? सबसे संवेदनशील है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, सीमाएं इसकी। 21 जवान यही गलवान घाटी में शहीद हुए थे। वहां ये दमन से काम नहीं चलेगा, वार्ता से और जो वायदा किया है उसको पूरा करने से काम चलेगा। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बरेली में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि यूपी में गुंडा राज और माफिया राज है, वहां संविधान का कोई महत्व नहीं है। पुलिस को इतनी ताकत दे दी गई है कि किसी को भी हड्डियां तोड़ सकती है और जिसे चाहे जेल में डाल सकती है। मैं इसकी निंदा करता हूं। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में तब शुरू हुआ जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी पर आई लव मोहम्मद लिखा। हर धर्म के लोग अपने देवताओं के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मुसलमानों ने भी यही बात लिखी। मारा गया और आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या कहना चाहिए? यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। और ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा। जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम, मैं इनके लिए इनकी पूजा करता हूं, इनका बहुत सम्मान हो, क्या क्या चीजें लिखते हैं लोग। इसी तरह मुसलमानों ने लिख दिया, लेकिन वहां उन पे 25 लोगों पे एफआईआर हो गया। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई। इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूं ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसके ऊपर पुलिस के ऊपर जो है ना सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के एक मिनिस्टर हैं, वो भी लिखते हैं आई लव महादेव इस तरह से, और फिर नहीं लिखे ना, जिसको लिखने लिखे हमें क्या। लेकिन ये सिर्फ किसी को चिढ़ाने के लिए या उसके कंपेरिजन में जब कोई त्यौहार आता है तो लिखते हैं, आप लोग सभी लिखते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाके महाआरती कर रहे हैं और इस तरह से ये सब जो है ना, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये सब जो है सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गलत कुछ हुआ है तो पुलिस वहां पे देखे और कार्रवाई करे। लेकिन आकर के वहां राजनीतिक रोटियां सेकना और गलत भाषण करना, मुसलमानों को अपमानित करना, मैं समझता हूं ये संविधान के खिलाफ है। बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं तो इस वजह से ध्यान हटाने के लिए क्या आप किस तरह? मैंने कहा ना, पोलराइज करने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैसे जीतें,
चाहे कोई मरे या जिए, देश बर्बाद हो, देश के टुकड़े हो, चलेगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए वही सब कुछ कर रहे हैं। नफरत का पैगाम पूरे देश में फैला रहे हैं। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के बाद लगातार कर्फ्यू जारी है। वही जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर HD सिंह जमवाल ने कहा कि 24 सितंबर को यहाँ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लद्दाख के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 4 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में नागरिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान घायल हुए। मैं आपको बता रहा हूं, SOP जो सेल्फ डिफेंस है, जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी और सेल्फ डिफेंस जो हमारा मेन चार्टर है, उसको डिफेंड करने के लिए इन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है फायरिंग की जा सकती है, और वही कारण था जब फायरिंग हुई है। अगर आप वीडियो फुटेज देखें और आप उसमें देखें कि अगर किस हालात में हमारी पुलिस फोर्स ने जो परफॉर्म किया है, इट्स कमेंडेबल। आई सैल्यूट देम। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का बताया जा रहा है ये फेलियर है, क्योंकि जब वो बीजेपी की तरफ गए देयर वर नो लेस सिक्योरिटी देयर, और इतना इजीली वहां यूथ घुस गए और आग लगा दी। मैडम, मैं आपको देखिए कहने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको फर्स्ट इंसिडेंट बताया, जिस हमारी 4 लद्दाख पुलिस की लड़कियां जो उस बिल्डिंग के अंदर फंस गई, वो बीजेपी ऑफिस ही था। उसी ऑफिस में जिसको आग लगा के और जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किया, और जो हमारे पुलिस CRP के ऑफिसर हैं जो अभी भी एक स्पाइनल इंजरी के साथ इमोबाइल होके आर्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ये वहीं की सिचुएशन थी। सर, अभी तक इस मामले को प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संचार और संरचना और एक बड़ा बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीकी से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। हमारा संकल्प है कि चीप से लेकर शीप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो, और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो शिप बिल्डिंग यानी बड़े बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है। व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर देश की सुरक्षा। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने आज मराठवाड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए PM केयर फंड से मुआवजा देने और कर्ज माफी की मांग की। उन्होंने सहायता के लिए केंद्र से प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए PM केयर फंड्स का इस्तेमाल करने की भी बात कही। दोनों की भेंट हो गई। मोदी जी ने फडणवीस को देखा और फडणवीस जी ने मोदी जी को देखा, और क्या है, बातचीत क्या हो गई वो देवेंद्र जी ने बाहर आकर बताया है। मराठवाड़ा में जो बाढ़ की स्थिति है, गंभीर स्थिति है, उस बारे में महाराष्ट्र की तरफ से कुछ मांगे रखी है। हम भी कहते हैं कि PM केयर फंड का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज मुक्त बनाइए, कर्ज माफी दीजिए और प्रति हेक्टर 50,000 रुपए की मदद दीजिए। नुकसान हो गया है, मदद दीजिए। अगर ये प्रधानमंत्री जी करते हैं
तो हम जरूर महाराष्ट्र में उनका स्वागत करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी मुंबई में आ रहे हैं, अगले दिन गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मराठवाड़ा के किसानों के ऊपर आप बात कर लीजिए, हमसे बात करिए, सबको बुलाइए, जो सुझाव है हम भी देंगे। ये कोई अकेली एक कमरे में बंद कमरे में बैठकर बात करने वाली कोई चीज नहीं है ना, पूरा महाराष्ट्र शोक में है। अरे छोड़ो, कोविड के टाइम भी मोदी जी ने किसको पीएम केयर फंड नहीं दिया है। महाराष्ट्र से फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोगों ने कितना पैसा दिया हमको मालूम है। कोविड के बाद, अब कोविड खत्म हो गया ना, अब बार बार क्यों कोविड का बात, कोरोना की बात करो, आज की बात करो। आज महाराष्ट्र के किसानों को जरूरत है, आप दीजिए, आपके पास पैसा पड़ा है, आप दीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आपको दुआ मिलेगी किसानों के परिवारों की। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुए बवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था, पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। आपने देखा होगा कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। कल आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन और पथराव पर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि नमाज के बाद जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का एकमात्र तरीका यही है कि किसी को भी तकलीफ न पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया है। इसलिए मैं भी सभी मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून अपने हाथ में न ले और किसी से भी झगड़ा न करें। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है, और इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, न हाथ से, न पैर से, न ज़ुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें, चूँकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें, और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। और जिस तरह अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने तौर पर
निभाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें। यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे लगातार हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टैरिफ से हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। बीजेपी की विदेश नीति असफल होती दिख रही है। हमारे व्यापार, उद्योग और देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ उनकी नाकामी है। अगर 50 से 100% टैरिफ लगा दिया गया है तो हमारे व्यापारी और कारोबारी क्या करेंगे? ये लगातार जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंच रही है और लगातार टैरिफ के माध्यम से हमारे व्यापार संकट में जा रहा है। जितना संकट और परेशानियां पैदा हो रही हैं उतना भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति असफल दिखाई दे रही है। ये उनकी असफलता है जिसके कारण हमारे उद्योग, कारोबार और अंतर्गतवा हमारे भारत को फेस करना पड़ रहा है। अगर 100% टैरिफ होगा, 50% टैरिफ होगा तो हमारे कारोबार करने वाले कारोबारियों का क्या होगा, उद्योग जगत का क्या होगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में ट्रेड फेयर हुआ, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास किया गया कि इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में। ये प्रयास तो पहले दिन से शुरू होने चाहिए थे। आखिरकार 9 साल ये सरकार क्या करती रही और दिल्ली की सरकार ने कितना सहयोग किया। और फिर जीएसटी में जो बदलाव आ रहा है, 9 साल तक इन्हें यही पता नहीं था कि गरीबों के लिए कितना नुकसानदेह है। और जिस तरह का जीएसटी लागू हुआ है, बहुत सारे व्यापारी, बहुत से काम करने वाले कारोबारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि अंततः क्या होगा जीएसटी का। एक हाथ से जीएसटी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा रहे हैं, मुनाफा कम नहीं हो रहा है। भारत को खुशहाल बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो निधि अंतर्गतवा हम लोग को शुरू उसी दिशा में जाना पड़ेगा। वही भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि बिहार में कोई भी चुनाव लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह हमारी सरकार महिलाओं को 10,000 रुपये देने की घोषणा करके उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है, उससे बिहार की छवि बदल रही है और ये संकेत देता है कि एनडीए जीतेगा। बिहार में कोई लड़े, चाहे वो कांग्रेस ओवैसी लड़े, ओवैसी तेजस्वी लड़े, जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार ने काम किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मतलब कार्यक्रमों में कल आपने देखा, जिस तरह से महिलाओं को हमारी डबल इंजन की सरकार कल मोदी जी के मार्गदर्शन में 75,000 महिलाओं को 10,000 दिया। तो आज जब 75,000 महिलाओं को हम स्वावलंबी करने का काम कर रहे हैं, उनको कुछ काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसा दे रहे हैं, इसके पहले और महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए पूरे बिहार की जो एक तस्वीर थी उस समय लालू के ज़माने की कि केवल भ्रष्टाचार और अपराध, आज उसकी तस्वीर बदल रही है। तो निश्चित तौर से वहाँ पे बीजेपी एनडीए का गठबंधन जीतेगा। सर, कर्नाटक सरकार कास्ट सर्वे करा रही है, उसको लेकर थोड़ा हंगामा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट करना हमारा फोकस है कास्ट सर्वे। कर्नाटक में तो आपने देखा कि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और वक्फ बना तो सैकड़ों साल के जो किसान की अपनी जमीन थी उसको उनके वक्फ मंत्री जिले जिले में वक्फ अदालत लगा करके और उसको किसान की जमीन को वक्फ घोषित कर रहे थे। तो आज कर्नाटका में तो जिस दिन मतलब जनता चुनाव होगा उस दिन उसको सबक सिखाएगी। अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो कि मीडिया की सुर्खियां बन गया है। दरअसल प्रदेश के खंडवा जिले के एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री शाह ने काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल और प्रियंका गांधी के भाई बहन के रिश्ते पर दिए विवादित बयान का समर्थन करते हुए उसे भारतीय संस्कृति मानने से इनकार कर दिया है। वही अब इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। ये कैलाश विजयवर्गीय जी से उम्मीद नहीं थी। वे अपने आप को बहुत सुसंस्कृत कहते हैं, बहुत ही धार्मिक मानते हैं। अगर कोई भाई अपनी बहन को अगर प्यार करता है, उसको अगर आलिंगन करता है, तो उसको आप गलत मायने में क्यों लेते हैं? ये कौन से सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ उन्होंने काम किया?
मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में इन दोनों नेताओं ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चीन को सबसे खास दोस्त बताया है। आसिफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध भरोसेमंद है। ख्वाजा आसिफ का बयान बताता है कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिटिश अमेरिकी पत्रकार मेहंदी हसन से बातचीत में आसिफ ने बताया कि चीन पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद साथी और हथियारों का प्रमुख स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विमानों, पनडुब्बियों और अन्य हथियारों का सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आता है। हमारे लिए चीन की विश्वसनीयता और पड़ोसी होने का महत्व अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। आसिफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों को लेन देन या फ्लर्टिंग जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि जितना भी हम अमेरिका के साथ निकटता रखते हैं, उतना ही चीन पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद और अस्थायी सहयोगी रहा है और रहेगा। वो विश्वसनीय है और हमारे पड़ोसी भी है। एक इंटरव्यू में हाल ही में हुए सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते और पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में होने जैसी घटनाओं पर भी चर्चा हुई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत दोनों देशों ने किसी भी हमले को दोनों पर हमला मानने की शर्त रखी है। ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में हुआ है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।